नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। बीच में एक लंबा गैप हो गया और उसकी वजह मेरी अपनी व्यस्तताएं हैं, चूँकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लगातार क्लासेस होती हैं। परंतु आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आप लोगों को सबसे गहनतम, सबसे अधिक विश्लेषित किए हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने का जो मेरा प्रयास है, उसको मैं निरंतर जारी रखूँगा। कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ तक संभव हो सके आप लोगों से निरंतर बात मुलाकात हुआ करे। आईएएस मार्गदर्शक चैनल लगातार जो है वह बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का लगातार उसको समर्थन मिलता चला जा रहा है। और ऐसा करते ही नहीं होगा कि मैं इसके बाद कोई ऐप डाल दूंगा और फिर कहूँगा कि नहीं साहब चलिए आइए पैसा दीजिए। फ्री क्लासेस हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि शिक्षा तो मुक्त प्रसार का ही नाम है। जो बांध दिया तो फिर प्रेम क्या। कई बार ये होता है कि पेड कोशिश करने पड़ते हैं ताकि आप लोग के अंदर गंभीरता है और मुझे भी प्रयास करने में आनंद आए। हम लोग इस समय अमेरिका के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा का जो बिंदु है वह भारतीय संविधान के साथ तुलना करते हुए चलने का है। तो इस क्रम को आज और अधिक हम बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो हम चर्चा करने के लिए उपलब्ध हुए हैं, ये YouTube पर पूरा रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि YouTube पर जो है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने तमाम दोस्तों को भी बताइए कि वो तमाम जो है मटेरियल्स के लिए जब इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र भटकते रहते हैं, तो उसमें आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर जो है सबसे बेहतर आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आपके सभी शंकाओं का समाधान मिलेगा और लगातार हम लोग कोशिश करते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में अगर मैं बातचीत के क्रम में ही रखने की कोशिश करूं, तो जो अगले पड़ाव की तरफ हम लोग चल रहे हैं, मौलिक अधिकार पर जो हम चर्चा करने वाले हैं, सीधे उस पर आते हैं। बात इधर उधर की नहीं करेंगे। 5 राज्यों में जो है शांति पूर्वक जो है चुनाव संपन्न हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। परंतु मुझे अभी भी लगता है कि भारत के मतदाताओं को समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कि कोई पर्टिकुलर पार्टी जीती है, कोई पर्टिकुलर पार्टी हारी है। जहाँ कहीं पर भी मैं बात करता रहा, तो चाहे एक पार्टी वाले धर्म के नाम पर जो है बात करते थे, एक पार्टी के समर्थक दूसरी पार्टी के समर्थक जात के आधार पर बात करते थे, शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दे लगातार चुनाव से गायब रहे। ये हालांकि कुछ पार्टियों ने इस पर अच्छी कोशिश की है, लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो अवश्य है। तो चुनाव हुए अच्छे से, इसकी खुशी है, परंतु चुनाव में जो लोकतांत्रिक मूल्य और चेतन नागरिक समाज को दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा। इस बात का जो है बड़ा दुख भी है। आइए और अधिक चर्चा जो है हम लोग सीधे मौलिक अधिकार पर करें, वरना कहेंगे कि सर जो है राजनीति को चले जा रहे हैं। हम लोग इस समय किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग अमेरिकी संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का बिंदु क्या है? अमेरिकी संविधान। और अमेरिकी संविधान में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार किस प्रकार से दिए गए हैं, है ना। और इसकी लगातार जो है तुलना में भारतीय संविधान के साथ करता रहूंगा। सो फंडामेंटल राइट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग इस बारे में जो है कई बार ये कहा जाता है कि भारत में जो मौलिक अधिकारों का प्रारूप लिया गया है, वह कहीं न कहीं इसी मौलिक अधिकार से जो है प्रेरित है, अमेरिका के मौलिक अधिकार से प्रेरित है। लेकिन हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यह शुरुआत में नहीं दिए गए थे, बल्कि इनको बाद में बिल ऑफ राइट्स के रूप में जोड़ा गया था। बिल ऑफ राइट्स के रूप में इसको जोड़ा गया। अगर बिल ऑफ राइट्स को आप हिंदी में लिखिए तो इसे जो है अधिकारों का विधेयक आप कह सकते हैं। अधिकारों का बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है पेन वगैरह भाग रही है। आई होप दैट कि आज सुधर जाना चाहिए। अधिकारों का विधेयक के रूप में, अधिकार पत्र के रूप में जो है इसको समावेश किया गया है।
और भारत में यानी कि अमेरिकन संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो बिल ऑफ राइट्स के रूप में कहाँ पर है, हम लोग को कह लेना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगर यहीं पर तुलनात्मक स्थिति के बारे में बात करें तो भारत में यह किस रूप में उपलब्ध है, भारत में यह मौलिक अधिकार के रूप में उपलब्ध है या फिर ये फंडामेंटल राइट्स के रूप में अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन द फंडामेंटल एज द फंडामेंटल राइट्स। हालांकि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त जो है मानव अधिकार भी दिए गए हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को जरूर आप हमेशा याद रखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, यहाँ पर अतिरिक्त यानी कि मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अलावा समथिंग ऐड कर दिया, अतिरिक्त मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स का भी वहां पर चर्चा किया जाता है। और जबकि भारत में मानव अधिकार यहां पर कैसा है, स्पष्ट रूप से है, जबकि भारत में यह स्पष्ट रूप से नहीं है। भारत में अतिरिक्त मानव अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं है। अब यहां पर दो चीजों पर आपको जोर देना होगा। अगर आप मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाइए और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों पर जाइए, बहुत डिटेल में पढ़ाया, आनंद आना चाहिए आपको पढ़ने में। वो लक्ष्मीकांत वाली स्टाइल में नहीं है कि नोट्स फॉर्म में पढ़ाया हुआ है, एक गहरी चर्चा भी है। और उस चर्चा में मैंने एक नहीं कई बार ये चीज बोली है कि जो मौलिक अधिकार हैं वह मानव अधिकारों से भिन्न है। एक्चुअली में मौलिक अधिकार को पढ़ाने से पहले मैंने वहां पर अधिकार को डिफाइन किया, अधिकार को परिभाषित किया है, और अधिकार को परिभाषित करने के बाद विभिन्न प्रकार के अधिकारों की मैंने चर्चा की है। अगर यहीं पर मैं आपको जो है एक चर्चा में लेकर के चलूं कि अधिकार क्या है, सो व्हाट इज राइट, अधिकार क्या है, अगर इस बात में मैं लेकर के जाऊं तो मैं इसको कैसे कहूंगा, अधिकार क्या है? इस प्रश्न का जवाब आपको तब मिलेगा जब मैं आपको ये बताऊं कि अधिकार ऐसे सामाजिक दावे हैं जिनकी विधि मान्यता होनी चाहिए। ये जीएस के स्टूडेंट के लिए इतना पर्याप्त है। ऐसे सामाजिक दावे हैं जिनकी विधि मान्यता होनी चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये अधिकार को परिभाषित करने की कोशिश किया। अब अधिकार को यहीं पर हम और देखें, आप आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर जो है जाइए। जिन लोगों ने देखा है मैं उनसे गुजारिश है कि एक बार फिर से जाकर के फटाफट उसको रिवीजन के स्टाइल में देख लें। आईएएस मार्गदर्शक चैनल आशीष सर, इसमें जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में भारतीय राज्य व्यवस्था मिलेगी, इंडियन पॉलिटी, बाइलिंगुअल ये क्लासेस लिए गए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आप जाएंगे तो आपको अधिकार करके जो है एक सेशन मिलेगा, उसमें जो है ये बात कही गई। वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि अधिकार कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें से आप प्राकृतिक अधिकार ले सकते हैं, आप मानव अधिकार ले सकते हैं, आप विधिक अधिकार ले सकते हैं, आप राजनीतिक, और इन सबको डिफाइन भी किया है, इनके एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं। राजनीतिक अधिकार भी हैं। राजनीतिक अधिकार के साथ साथ मैंने नैतिक अधिकार के बारे में भी बताया है। नैतिक अधिकार के साथ साथ मैंने आप लोगों को मौलिक अधिकार और भी कई तरह की चीजों की चर्चा की है। मैं अभी यहाँ पर बहुत अधिक डिटेल में ले जाऊंगा, आप यहाँ पर जाकर के ढूंढ सकते हैं। तो कहते हैं कि जब मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है? मानव अधिकार जो होते हैं वे सार्वभौम होते हैं। मानव अधिकार सार्वभौम और निरपेक्ष होते हैं। दे आर यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट।
वहीं पर जो मौलिक अधिकार होते हैं ये सापेक्ष होते हैं, ये निरपेक्ष नहीं होते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट यूनिवर्सल। देन कहने का मतलब क्या है कि यहां पर कहने का अर्थ यह है कि मौलिक अधिकारों को साहब एक देश से दूसरे देश में बदल जाएगा। और जहां पूरी दुनिया, अगर ब्रिटेन और अमेरिका के कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं चलूं तो डाइसी को लेकर के आइए, और जब डाइसी विधि का शासन बताते हैं, ये पीछे चर्चा हो चुकी है, तो डाइसी जब विधि का शासन बताते हैं तो डाइसी उसके 3 घटक मानते हैं विधि के शासन के, और उसमें से तीसरा बताए हैं कि जो अधिकार हैं उनका स्रोत संविधान नहीं है। लेकिन जब भारत के संदर्भ में आता है तो डाइसी का यह फार्मूला लागू नहीं होता है, और डाइसी के उलट भारतीय संविधान में अधिकार या मौलिक अधिकारों का स्रोत स्वयं संविधान ही है। अब अंतर क्या हो जाता है, बाकी देशों में अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, दबाया या कम नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय संविधान में हर हाल में मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से बदला भी जा सकता है एक दायरे में रह करके, या फिर उसके ऊपर कई तरह के निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं, स्वयं भारतीय संविधान भी लगा देता है। तो अमेरिका और भारत के संविधान के बीच का अगर यही अंतर आप ध्यान रखेंगे कि फॉर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन fundamental rights are universal and they cannot be amended by their own laws. But in India, to some extent, Parliament has the power to amend the fundamental rights. अमेरिका में साहब मौलिक अधिकार नहीं बदले जा सकते, लेकिन भारत में मौलिक अधिकार बदले जा सकते हैं। ये दोनों के बीच का एक अंतर है। और इसीलिए जब सार्वभौमिकता का लक्षण मौलिक अधिकार पा लेता है तो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मानव अधिकार भी आपको देखने को मिलेंगे, सार्वभौमिकता का लक्षण है। लेकिन भारतीय संविधान में अधिकारों का स्रोत स्वयं संविधान है, इसलिए सार्वभौमिकता का लक्षण या स्पष्टता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि अमेरिकन संविधान में है। और यही वजह संभवतः रही होगी कि भारतीय संविधान में मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जब भारत में न्यायिक सक्रियता का दौर आता है, जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, विधि की सम्यक प्रक्रिया को भारतीय संविधान में प्रवेश मिलता है, और उसके पहले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी। पिछले क्लासेस में मैंने विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया के बीच में मैंने पूरा अंतर आप लोगों को बताया हुआ है। तो जब वहां पर आप जाते हैं कि आप विधि की सम्यक प्रक्रिया तक चले आते हैं, तो मैंने यह भी बताया कि विधि की सम्यक प्रक्रिया जब आती है तो संसद के मुकाबले न्यायपालिका ताकतवर हो जाती है और संसद को थोड़ा सा दबा देती है। संसद जब दबती है और न्यायपालिका जब भी उभरती है तो सार्वभौमिकता का गुण ज्यादा अपनाया जाता है, निरपेक्षता का गुण ज्यादा अपनाया जाता है। और संसद चूंकि उसके अंदर संशोधन करने की शक्ति है, तो संशोधन करने की शक्ति ही सापेक्षता ला देती है। इसलिए जब संसद के उलट न्यायपालिका ताकतवर होगी तो निरपेक्षता आएगी। और यही वजह है कि जैसे जैसे न्यायिक सक्रियता बढ़ा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह विधि की सम्यक प्रक्रिया को अपनाया गया। पीछे के क्लासेस में जाना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए आपको। तो जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह विधि की सम्यक प्रक्रिया को अपनाया गया तो मानव अधिकारों को या मानवाधिकारों को, ह्यूमन राइट्स को ज्यादा जोड़ दिया गया।
और ह्यूमन राइट्स पर जोर देने की वजह से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का निर्वचन अब जो होता है, ये याद रखिएगा कि एट प्रेजेंट वर्तमान में मौलिक अधिकारों के निर्वचन में हर बार मौलिक अधिकारों के निर्वचन में हर बार मानव अधिकारों की सहायता ली जाती है। इसीलिए शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, नारी गरिमा, ये सब शब्द जो है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में अब शामिल किए जाने लगे हैं। एकांतता का ये अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये भी जोड़ दिया गया। तो कुल जमा हम ये बोल सकते हैं, अब अगर इतनी सी बात आपकी समझ में आती है और आपको जो है इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप बड़े जो है आराम से इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मानव अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन न्यायिक निर्णयों के जरिए, परंतु न्यायिक निर्णयों के माध्यम से न्यायिक निर्णयों के माध्यम से मानव अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। तो ये क्लियरिटी जो है यहां पर, वह आपके दिमाग में बननी चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। अगर ऐसा हुआ तो मैं परसों फिर जब इसकी क्लास लूंगा तो मैं वहां पर जो है आपको एक बार फिर से इसको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, पर घबराइएगा नहीं, है ना। अब यहीं पर जब आपने देखा कि दोनों का अंतर है, तो आइए जरा देखें कि और क्या अंतर है दोनों के बीच में। तो एक अंतर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है। जबकि भारत अपने संविधान के अनुच्छेद 19(1) में केवल वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। लेकिन जबकि
प्रेस की स्वतंत्रता बाद में साकर पेपर्स न्यायिक निर्णय के जरिए, न्यायिक निर्णयन के जरिए सुनिश्चित हुआ। अब चलिए मान लीजिए कि अगर ये प्रश्न आ जाए कहीं कि साकर पेपर्स का वाद ये कब आया था, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? और इसका जो जवाब होगा वो वस्तुतः 1961 होगा। ठीक है ना? इसका जवाब क्या होगा? 1961। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से दी गई है, जबकि भारत में यह स्पष्ट रूप से न देकर के बाद में साकर पेपर्स के बाद में यह दिया गया था। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखने की बात करना है। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है? भारत में थोड़ा सा कैसे होगा, बस मैं इसको सेट करूं, हाथ पाथ मेरा बढ़ नहीं चलेगा। बहुत दूर से देख रहा हूँ भारत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना भी एक मौलिक अधिकार है। दायर करना भी एक मौलिक अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक, जिसमें कि आपको 5 तरह की रिट्स मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? हैबियस कॉर्पस, इसके अलावा वो आपका मैंडमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्टियोरेरी हो गया और क्यो वारंट हो गया। ये 5 जो है रिट्स भी जो है आपके इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाना भी स्वयं में जो है एक फंडामेंटल राइट है। जबकि अमेरिका में
अमेरिका में सरकार के खिलाफ याचिका दायर की जाती है। भारत में किसके खिलाफ दायर की जाती है? राज्य के खिलाफ। भारत में राज्य के विरुद्ध किया जाता है, जबकि अमेरिका में इसी को सरकार के खिलाफ बोला जाता है। और सरकार शब्द व्यापक अर्थ में लिया जाता है। सरकार शब्द व्यापक अर्थ में लिया जाता है। कैसे? जो अमेरिकी संविधान है उसमें सरकार शब्द में विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। जबकि भारत में जो राज्य शब्द है, अगर उसको बहुत गौर से देखिएगा तो संघ है, उसमें राज्य है, अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। इसके अलावा स्थानीय शासन है और इसके अलावा आपके पास नोट्स आपको जो है बनाते रहना होगा, आप नोट्स बनाते रहिएगा। और स्थानीय शासन के अलावा कौन है? तो संघ, राज्य, स्थानीय शासन और अन्य है। लेकिन इसमें अगर देखिएगा तो संघ में भी यह कार्यपालिका और विधायिका, राज्य में भी आपकी विधायिका और कार्यपालिका, कोई भी आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता। न्यायपालिका का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि अपने बात के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने, चूंकि अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे जो मैंने पॉलिटी पढ़ाई है उसमें आप अनुच्छेद 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स जरूर देखिए। वो समझने से आपको जो है बहुत बहुत सहायता मिलेगी। लक्ष्मीकांत के ऊपर भी जो है आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत अब आउटडेटेड हो रही है, ओल्ड फैशन बुक है। तो जो नए सिरे से इस बुक की चर्चा करेंगे तो वहां पर मैंने राज्य शब्द की जो परिभाषा दी है, वह राज्य शब्द की परिभाषा मैंने एक तो जो है कठोर अर्थ में लिया है और एक जो है मैंने नरम अर्थ में लिया है। यानी कि एक जो है मैंने उसका जो है कन्वेंशनल डेफिनेशन लिया राज्य शब्द की, और दूसरा जो है लिबरल डेफिनेशन ली है। जो लिबरल डेफिनेशन जिसी की सुप्रीम कोर्ट ने बाद में परिभाषित किया, उसके हिसाब से अगर न्यायपालिका कोई प्रशासनिक कार्य कर रही है तो उस कार्य के लिए न्यायपालिका जो है भारत में भी राज्य के दायरे में आती है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। लेकिन न्यायपालिका जब न्यायिक कार्य करती है तो किसी भी सूरत में वह इस दायरे में नहीं आती है। यहीं पर दोनों के बीच में अंतर आ जाता है। सरकार शब्द जब अमेरिकी संविधान में प्रयोग किया गया है तो वहां पर सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पूरी तरह से आते हैं, कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन भारत में लिबरल अर्थ में भी जब न्यायपालिका को शामिल भी किया जाता है तो वह पूरी तौर से शामिल नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 12 आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे जरा देखते हैं।
एक अलग पॉइंट जरा देखिएगा। अमेरिकी नागरिकों को संविधान के दूसरे संशोधन के उपरांत अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु हथियार या बंदूक आदि, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी लिख सके मेरे साथ, हथियार या बंदूक आदि रखने का अधिकार है। और इसका अंतर क्या हो जाता है कि जब ऐसा दिया जाता है तो जिस तरह से हमारे देश में परचून की दुकान पर जो है चॉकलेट, टॉफी और गेहूं चावल बिक जाता है, नमक के पैकेट बिक जाते हैं, उसी तरह से या फिर जो है हमारे देश में जो है विधायक और सांसद बिक जाते हैं। आप कहेंगे कि ऐसे सब बिना नेताओं का मजा लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अमेरिका में अगर इसी चीज को हम देखें तो वहां पर बंदूक आदि रखने का जो अधिकार के बारे में बात कही गई है, तो अमेरिका में बंदूक और हथियार बिना किसी कानूनी अड़चन के अन्य वस्तुओं की तरह बेच दिया जाता है, जबकि भारत में स्थिति एकदम विपरीत है, क्योंकि हथियार रखना, भारत में हथियार रखना मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए जो बंदूक वगैरह की दुकानें होती हैं, आप बंदूक रखना चाहते हैं तो लाइसेंस लेना होगा, जिलाधिकारी के पास से लाइसेंस होता है, बड़ी कड़ी प्रक्रिया होती है, रिश्वत खिलाना होता है, तब होता है। और इसकी दुकानें भी, जो लाइसेंसी दुकानें होती हैं वो कहीं कहीं पर होती हैं, बहुत कम होती हैं, बाकी तमंचा तो हर जगह बिक जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल है, और जो तमंचा बिकता भी वो गैर कानूनी है, यानी कि कानूनन आप इसको सामान्य रूप से नहीं बेच सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में अधिकार है। अब जरा ये कब किसकी बात की हमने? दूसरे संविधान संशोधन की। अब जरा एक पॉइंट और ले लीजिए। यूएसए का 5वां संविधान संशोधन का 5वां संविधान संशोधन इस बात की गारंटी देता है कि फौजदारी अपराध के लिए अभियुक्त को
ग्रैंड ज्यूरी, ये शब्द पे जोर दीजिएगा, ग्रैंड ज्यूरी प्रणाली से गुजरना होगा। अब आप सवाल करेंगे कि ग्रैंड ज्यूरी क्या होता है ना? जरा यहीं पर लिख लीजिएगा आप लोग, ग्रैंड ज्यूरी, ये शब्द जो लिखा है इसका मतलब क्या है? ग्रैंड ज्यूरी से तात्पर्य है कि सरकार द्वारा आम लोगों में से समुदाय का नेतृत्व करने वाले करने वालों को, यानी कि जो पहले ज्यूरी सिस्टम हमारे भी देश में चलती थी, आप लोगों ने रुस्तम मूवी अगर देखी होगी अक्षय कुमार की, तो उसमें जो ज्यूरी बैठी हुई है, जज के अलावा कुछ लोगों का एक छोटा सा 5-6 लोगों का ग्रुप बनाया जाता था, तो चुना जाता है। इनकी संख्या कितनी हो सकती है? अगर ग्रैंड ज्यूरी के लोगों की संख्या कहें तो 6 से 12 तक होती है, परंतु मामला विवादास्पद अगर हो जाए तो यह संख्या 12 से भी अधिक हो सकती है। अगर इसके उलट भारत में देखा जाए तो भारत में ज्यूरी सिस्टम नहीं है। जबकि भारत में ज्यूरी प्रणाली नहीं है और यहां पर केवल न्यायाधीश ही जो है वह निर्णय करेंगे। अब इसके अलावा एक और पॉइंट अगर हम ले लें तो वह क्या हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन होता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन होता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया कहे जाने का मतलब क्या हुआ? विधि की सम्यक प्रक्रिया कहे जाने का मतलब हुआ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मैं पहले भी काफी डिफाइन कर चुका हूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि विधि के जो विधि का आशय है, जो विधि का वास्तविक अर्थ है, उसका प्रयोग किया जाना है। और जब विधि का वास्तविक अर्थ प्रयोग किया जाना है तो क्या कानून में लिखा केवल यही नहीं जानना है, बल्कि कानून ऐसा क्यों है, कानून निर्माताओं ने ऐसा क्यों बनाया होगा, इसको भी जानने की जरूरत है। थोड़ा सा दिल फिलॉसफिकाना हो जाता है।
विधि में जो कुछ भी लिखा है, जैसा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में होता है, उसमें जो लिखा हुआ है केवल उसी पे काम करना है। यानी कि कार्यपालिका ने सही ढंग से कानून का पालन किया या नहीं किया, इसी का जांच करती है न्यायपालिका। लेकिन जब विधि की प्रक्रिया, सम्यक प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, उसके आशय पर बात करते हैं, तो कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका की भी जांच हो जाती है। क्योंकि अनुच्छेद 21 में मैंने इसको डिटेल से बताया, इसलिए और अधिक इस पर समय नहीं दूंगा। अगर आपको जानना होगा तो बताइएगा, एक छोटा वीडियो मैं इस पर डाल दूंगा। तो न्यायपालिका जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया में एक बार फिर से ताकतवर हो जाती है। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय भारत की, या उनकी जो फेडरल कोर्ट है या उनकी जो उच्च न्यायालय है, वह भारत के उच्च न्यायालय से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन अगर इसके उलट भारत के संदर्भ में देखें तो धीरे धीरे अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय न्यायपालिका ने भी अपने आप को ये सारी ताकतें दे दी। तो अगर अनुच्छेद 21 में जाएंगे तो अनुच्छेद 21 में यह लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर वंचित नहीं किया जा सकता है। ये आप यहां पर अगर देखें तो भारत में क्या कहते हैं, भारत में आप अनुच्छेद 21 में आइए तो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब भारत में भी यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, को पलट करके विधि की समय प्रक्रिया कर दिया गया। हालांकि अभी भी अनुच्छेद 21 अगर उठा करके पढ़ेंगे तो उसकी भाषा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की ही है, लेकिन न्यायालय जब परीक्षण करती हैं तो वह विधि की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर करती है। लेकिन यानी कि भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, जबकि अमेरिकन संविधान में इसका प्रयोग स्पष्ट रूप से किया गया है। अब एक और बड़ा अंतर है भारत और अमेरिका के मौलिक अधिकारों में, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए जानते हैं कैसे। भारत में उन्नीस सौ 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए एक कांड हुआ मूल अधिकारों में। वो क्या था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। अब ये एक विधिक अधिकार, परंतु अमेरिका में
अभी भी यह एक मौलिक अधिकार है। क्या? संपत्ति का अधिकार है। अब एक और अंतर की तरफ चलते हैं, फटाफट जो है देख लेते हैं। छठवें संविधान संशोधन के माध्यम से अमेरिकी संविधान ने किसी अपराध की ये किसी अपराध के आरोपित व्यक्ति को कुछ निश्चित अधिकार दिए। हालांकि भारत में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जिनकी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं वो थोड़ा सा जो है, चलिए मैं लिख ही देता हूं। जैसे त्वरित एवं सार्वजनिक जांच, अभियोग के लिए नोटिस या मुकदमा चला जाने के लिए नोटिस। हालांकि भारत में भी यह प्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन वहां पर पक्का दिया हुआ है। अभियोग के लिए नोटिस, पसंदीदा वकील, रखने की वकील से सहायता लेने की छूट। एक और लिख लीजिए, अपने पक्ष में गवाह प्राप्त करने की अनिवार्य प्रक्रिया आदि। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो इन सभी अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इन सभी अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख भारत में नहीं है। हालांकि कुछ का है, जैसे कि अपने लिए जो है पसंदीदा वकील की सहायता लेना। अगर आप इसको देखें तो अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। इसके अलावा
त्वरित जो है जांच के बारे में अगर बात करें तो सार्वजनिक जांच की मांग भारत में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर त्वरित जो है जांच, त्वरित मुकदमा निपटाने की बात करें तो अनुच्छेद 21 में न्यायिक निर्णयन के जरिए जो है इसको माना जाता है कि त्वरित न्याय है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। तो इसमें से कुछ स्पष्ट रूप से है भी तो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं भी है। यह आप अनुच्छेद 22 और 20 को सामने रख करके देखिएगा तो स्पष्ट होगा। साथ में ही आपको अनुच्छेद 21 को भी सामने रखना होगा। अब एक बात और भी जो है, एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं हम लोग कि यूएसए के संविधान के 8वें, या हम ऐसे कर दें, संविधान संशोधन के अनुसार एक अभियुक्त को जमानत से वंचित नहीं किया जाएगा। को जमानत से वंचित नहीं किया जाएगा। आरोपित जुर्माना अधिक नहीं होना चाहिए। आरोपित जुर्माना अधिक नहीं होना चाहिए और प्रदत्त दंड अमानवीय नहीं होने चाहिए। अगर भारत के संदर्भ में भी देखें तो ये सब सही है। ये सारी बातें सही। तो ये भारत और अमेरिका दोनों लोगों के जरिए अगर कहा जाए तो एक तरह से सही हो जाती है। और भारत में भी कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इन अधिकारों को स्पष्ट तौर पर माना है। लेकिन मैं लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको समझिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नवा संविधान संशोधन हुआ, 9th हुआ। और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अगर हम कहें तो चूंकि शुरू में भी इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं, तो इसलिए एक बार फिर से केवल इसको सुन लीजिए कि जो नवा संविधान संशोधन हुआ वो काफी महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकारों के लिए, क्योंकि ये कहता है कि संविधान में कुछ विशेष अधिकारों की व्याख्या जो होगी, अमेरिकी संविधान में कुछ विशेष अधिकारों की व्याख्या अमेरिकी लोगों के दूसरे अधिकारों को अस्वीकार नहीं करेगी। यानी कि एक तरह की व्याख्या दूसरे तरह की व्याख्या से कभी टकराव नहीं पैदा करनी चाहिए। और संवैधानिक अधिकारों के बावजूद लोगों के कुछ प्राकृतिक अधिकार भी दिए गए हैं। यानी कि मौलिक अधिकार या संविधान में वर्णित अधिकार, अब वही बात आ जाती है कि संविधान में वर्णित अधिकार लोगों के दूसरे अधिकारों को अस्वीकार न करें। यह बड़ा महत्वपूर्ण है,
क्योंकि जब ये कहते हैं कि संविधान में वर्णित अधिकार लोगों के अन्य अधिकारों को अस्वीकार ना करें, तो अन्य अधिकार यानी कि जो प्राकृतिक और मानवीय अधिकार है उसको अस्वीकार ना करें। अब यहीं पर बड़ी बात है, भारतीय संविधान में ये बात नहीं कही जाती है, लेकिन अमेरिका के संविधान में ये बात स्पष्ट तौर से कही गई है 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब अगर कहा जाए तो इस तरह से अमेरिकी संविधान ने 9वें संविधान संशोधन के जरिए मानवीय अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और मौलिक अधिकारों के मध्य सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ करके कहूं आपसे, तो मुझे यह बेहिचक स्वीकार करना चाहिए कि जो जॉन लॉक, जो कि एक बड़े जो है राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एक जो सिद्धांत दिया था कि मानव के अपरिहार्य प्राकृतिक अधिकार, ये आप इसको एक शब्द जो है याद रखिएगा, कभी आपको इस्तेमाल आ सकते हैं, मानव के, ये कौन देता है? जॉन लॉक। मानव के अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता, बहुत जरूरी जो है कि अपरिहार्य प्राकृतिक अधिकार, इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर इस चीज को आप लेकर के चलें तो ये जॉन लॉक का जो दर्शन है ये वो पूरी तरीके से मानता है अमेरिका, लेकिन भारत में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। ये मैं पहले भी डायसी वाले सिद्धांत के तौर पर आपको बता चुका हूं। तो 9वें संविधान संशोधन ने पुख्ता कर दिया कि मौलिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार दोनों बने रहेंगे, लेकिन भारत के संविधान में इसकी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो अमेरिका में जो मौलिक अधिकार हैं इसको ऐसे मैं लिखूं, थोड़ा और सही रहेगा, मैं मिटा देता हूं तो बदल जाए भाई। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में एक तरफ जो है आप अमेरिका को ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ले लीजिए, और दूसरी तरफ आप इंडिया को ले लीजिए। अमेरिका में क्या कंडीशन बनती है? अमेरिका में मौलिक अधिकारों के साथ साथ प्राकृतिक और मानवीय अधिकार भी सुरक्षित है। यानी कि वहां का जो नागरिक होगा वह मौलिक अधिकारों के साथ साथ प्राकृतिक और मानवीय अधिकारों का भी पूरा आनंद लेगा।
लेकिन अगर भारत के संदर्भ में कहूं तो भारत के संदर्भ में केवल संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का ही आनंद भारतीय ले सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से है, भारत में भी हो सकता है और स्पष्ट रूप से। अगर इसको मैं थोड़ा और जस्टिफाई करूं तो यह जॉन लॉक के, ये समझिएगा नवे संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया है, तो जॉन लॉक के जो दर्शन है मानव के मानव के अपरिहार्य प्राकृतिक अधिकारों का दर्शन, मानव के अपरिहार्य प्राकृतिक दर्शन पर आधारित है। ये पीछे भी चर्चा की थी भैया। जबकि अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत जैसे देश में ऑस्टिन और बेंथम के, यह जो हमने सिद्धांत बताया है किसका है, ऑस्टिन और बेंथम के विधिक सिद्धांतों के दर्शन पर आधारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, परसों होनी चाहिए। और अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं अब मैं उनको भी धीरे धीरे शुरू करूंगा। आप लोग क्लासेस को देखिए और अपने सोशल मीडिया के जरिए भी मैं चाहूँगा कि इनके बारे में जो है आप प्रचार प्रसार करते रहिए, क्योंकि अगर आप क्लासेस के जो है कंटेंट को देखेंगे तो इतने क्वालिटी, इतने गहन कंटेंट कहीं और मौजूद नहीं है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि लगातार बढ़ते रहिएगा, सारे सब्जेक्ट्स पर हम लोग लिखते रहेंगे, है ना। और कभी भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नहीं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि क्लास आपको कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं। शुक्रिया दोस्तों।